So how to find the right partner for marriage? Don't get married. No, just kidding. अच्छा मतलब शादी करें ना? शादी करो ही अरे मत, है घर ना? वाले पीछे पड़ जाते I हैं know, हर I जगह know. आप जाओ अरे शादी कब कर रहे हो? It was- What is the challenge do you face in women entering the real estate industry? मतलब क्या challenge आपको लगता है? My message to all the females listening कि this field is not tough at all. You shouldn't come and explore. और जो growth potential है ना, it is immense. क्या द्वारका एक्सप्रेस में बीट कर पाएगा कभी गोल्ड कोस्ट के प्राइस ग्लोबल सिटी के पूरे डेवलप होने के बाद? It is very difficult to say for sure. Dwarka Expressway is the right place to invest even now. जबकि अभी भी ऑफ लेटली सबसे ज्यादा ग्रोथ द्वारका एक्सप्रेसवे ने देखी है. जो आगे के सेक्टर्स हैं जैसे सेक्टर ग्लोबल सिटी के पास जो आ रहे हैं वो कम ग्रो करेंगे, तो क्या लगता है आपको कौन से सेक्टर अच्छी तरह से ग्रो करेंगे इन फ्यूचर के हिसाब से? अच्छा, अगर हम सिर्फ ये सोल रीजन ले ले 111 113 मैं अगर दीप्ति को बोलूँ कि 5 करोड़ लगाने हैं तो वो कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी एक्सप्रेस में? और जो गुड़गांव में जो लाइफस्टाइल मिलता है आपको, जो इकोसिस्टम मिलता है, हाई राइज एमिनिटीज मिलती है, वो तो शायद मुझे लगता है मुंबई जैसी जगह में भी नहीं मिलती है. आई एम टॉकिंग अबाउट बिगर balconies, ओपन स्पेसेस, ग्रीन स्पेसेस. What's common question your friends and family ask you about real estate? पैसे कितने मिलते हैं, कितने कमा लेते हो? सबको क्योंकि औरों की जेब हर किसी को देखनी है, कोई अपना हो या पराया हो है, हर किसी को देखना है. एग्जैक्ट अपने आप को ना ऐसा स्टैंडर्ड बना लो, लाइक पीपल वुड वांट टू कम टू योर पॉडकास्ट एंड दिस इज वन ऑफ देम दैट आई फील. हाय, आई एम गौरव गुगलानी. मैं दिल्ली का रहने वाला था पहले. अब मैं लास्ट 5-6 साल से गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेस का हो गया हूँ. और कहीं ना कहीं आप देखते हो रियल एस्टेट एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे दुनिया भर के स्कैम होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, बताया कुछ और जाता है और एक्चुअल में कस्टमर को मिलता है कुछ और. इसी को देखते हुए मैंने अपनी पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें आपको रियल एस्टेट के वो इनसाइड मिलते हैं जो आपको आपकी इन्वेस्टमेंट करने से पहले जरूर पता होने चाहिए. कहीं ना कहीं आप किसी स्कैम में ना फंस जाएं, आप किसी बिल्डर के झांसे में, झूठे वादों में ना फंस जाएं जो बिल्डर बोलता कुछ और है और आपको एक्चुअल में मिलता कुछ और है. इसलिए ये सीरीज स्टार्ट करी है जिसका नाम है रियल टॉक विद गौरव गुगलानी. मेरे पास रियल एस्टेट के वो गेस्ट आते हैं जो क्लियरली रियल एस्टेट को ग्राउंड लेवल से एक्सप्लोर करते हैं और वही चीज मैं आपको डिलीवर करने की कोशिश करता हूं अपनी वीडियोस के थ्रू. तो आज की हमारी गेस्ट है रियल्टर गर्ल. वेलकम टू माय पॉडकास्ट देयर. सो हाय दीप्ति, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? गुड गुड टू सी यू हियर देयर. आई एम सुपर एक्साइटेड. नहीं दीप्ति, आपका जो पेज का नाम है इट इज रियल्टर गर्ल. तो पहली बात, दीप्ति मलिक से रियल्टर गर्ल कैसे पेज का नाम हुआ, कहाँ से कहानी स्टार्ट हुई आपकी लाइफ में ये? अच्छा, तो एग्जैक्टली जैसे कि हम बात कर रहे थे दैट रियल्टर गर्ल, कई बार तो ऐसा हो जाता है हमारा पेज का नाम है ना, लोग हमें उसी नाम से जानते हैं. Correct. कुछ लोगों को तो शायद नाम भी नहीं पता होगा कि मेरा नाम दीप्ति मलिक है, उनके लिए तो दैट रियल्टर गर्ल है. ओके. एंड फनी स्टोरी, सम पीपल इवन थोड़ा हो जाता है ना, कोई रिटेलर बोल देता है, कोई कुछ बोल देता है, बट इट्स ऑलवेज नाइस कि हाँ लोग याद रखते हैं, ईजी रिकॉल है. तो एक्चुअली दैट बोहो गर्ल करके एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, Okay. लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर. तो मैं उनको फॉलो करती थी और मैं बड़ा इंस्पायर होती थी उनकी जर्नी से. बड़ा डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट था. एंड आई थॉट कि जब मुझे सोशल मीडिया पेज बनाना है तो मैं क्या नाम रखूँ. तो आई थॉट कि समथिंग विच इज़ सिंपल, क्रिस्प और जो कि मेरी रियल एस्टेट इंडस्ट्री से हो, तो मैंने उसी का नाम अडेप्ट करके दैट रियल्टर गर्ल कर दिया. ओके. एंड व्हेन यू स्पीक अबाउट माय जर्नी एंटरिंग इनटू रियल एस्टेट, वेल जैसे कि हर किसी का होता है ना, कोई सोच के ऐसे पैदा नहीं होता कि मैं ब्रोकर बनूंगा, मैं या रियल एस्टेट कंसल्टेंट Correct. बनूंगा. लाइक मॉडल, डांसर, कोरियोग्राफर, Cricketer. वीडियोग्राफर, हाँ ये आर्टिस्ट जो होते हैं ना, ये फिर भी एक आपके अंदर पैशन होता है. Oh. बट लाइक फैमिली में डैड रियल एस्टेट हमेशा से करते थे और डैड के मल्टीपल बिजनेसेस रहे हैं अब जाकर, क्योंकि माई डैड इज़ अ सेल्फ मेड मैन. ओके. तो मैंने उनको देखा बहुत स्ट्रगल करते हुए कि उन्होंने टैक्सी का बिजनेस किया, देन वी केम अप विद डिफरेंट एवेन्यूज ऑफ बिजनेस. ओके. बट द मोमेंट ही एंटर्ड इनटू रियल एस्टेट ना, वो ओवरनाइट जर्नी बदल गई. तो अच्छा. तब तो मुझे समझ में आने लगा कि रियल एस्टेट इज़ समथिंग जो कि आपको लाइफ में बहुत जल्दी ग्रो भी करवा सकता है और आपके साथ साथ जो जो लोग आपसे जुड़ते जाएंगे उनको भी ग्रो करा सकते हैं. लाइक यू आर अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट, आई एम अ रियल एस्टेट कंसल्टेंट. हमने खुद बहुत तरक्की देखी है, प्लस जो हमारे क्लाइंट्स हमसे जुड़े हुए हैं उन्होंने तरक्की देखी है. तो क्यों ना ऐसा काम करें जिससे कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या वेल्थ सबकी भी बढ़ती जाए. तो जब मैंने रियल एस्टेट स्टार्ट किया तो आई वॉज वेरी लकी. कई बार लोगों को बहुत टाइम लगता है, पर मेरी विद इन वेरी फर्स्ट मंथ ही ना डील क्रैक हो गई. विद इन वन मंथ. एग्जैक्टली. तो जब कमीशन हाथ में आया तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि मैंने कहा यार, जॉब कोई भी करो, 9 to 5 या कोई भी जॉब कर लो, ठीक है, आपका जो रिवॉर्ड्स है वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा. करेक्ट. पर जब आप रियल एस्टेट में कर रहे हो, कोई बिजनेस में भी कर रहे हो, तो आपका जो रिटर्न है वो 10x हो जाता है.
लिमिटलेस है इनडायरेक्टली। लिमिटलेस एग्जैक्टली, जितना काम करोगे, जितना ज़्यादा अपनी टीम को ग्रो करोगे, अपना स्कोप वाइडर रखोगे, उतनी ज़्यादा ग्रोथ होती जाएगी। करेक्ट, करेक्ट, तो आई करेक्ट। थॉट दिस इज़ द राइट फील्ड फॉर मी। नहीं, नहीं, बढ़िया-बढ़िया आपने रियल एस्टेट तो जॉइन कर लिया, बट आपने पता नहीं मेरा पॉडकास्ट कितना देखा है। मेरा ये होता है कि मैं रियल एस्टेट नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ जो होती है, जो इनसाइट जो शायद आपने कहीं शेयर नहीं करे होते, उनको लोगों के साथ शेयर करना, हमारे ऑडियंस जो देख रही है हमें। तो फर्स्ट ये है कि यार स्कूल लाइफ कहाँ से थी, कुछ पर्सनल लाइफ और कुछ लव लाइफ के बारे में जो आप शेयर करना चाहें। सो जैसे कि आपने बहुत सही कहा कि इवन इफ़ यू लुक एट माय रियल एस्टेट पेज, तो उसमें आप देखोगे कि मैं जो स्टोरीज़ है, जो कंटेंट है, कभी-कभार बड़ा मिक्स्ड मेरा टाइप ऑफ कंटेंट है, व्हिच आई कीप पोस्टिंग। तो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मैं रियल एस्टेट कर रही हूँ, बट क्या मेरी लाइफ सिर्फ वही है? मल्टी डायमेंशनल है हर ह्यूमन बीइंग, राइट? तो अपने पैशन के बारे में, इंटरेस्ट, लाइक्स, डिसलाइक, मैं सब कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। तो अगर हम पर्सनल लाइफ की बात करें, स्कूलिंग से स्टार्ट करें, तो मैं बोर्डिंग में बहुत रही हूँ। 16 ओके, ईयर्स ऑफ माय लाइफ। 16 साल। 16 साल मैं घर से कहाँ पे बाहर रही करी थी हूँ। और ये बोर्डिंग? तो सबसे पहले मैं 1 साल के लिए गई थी सोनीपत। अच्छा, हाँ, बिकॉज़ जब मैं घर पे रहती थी अंटिल द 8th स्टैंडर्ड, मैं बहुत ही मीडियोकर या बिलो एवरेज स्टूडेंट रहती थी। मुश्किल से पास होती थी। मैथ्स मुझे पसंद नहीं था, संस्कृत मुझे मतलब हर ये तो जगह ना मुझे सिमिलर सा लग रहा है मेरे जैसा। अरे आई हैव टू टेल यू दिस फनी स्टोरी। मैथमेटिक्स मुझे सबसे गंदा लगता था, और ओके, आज देखो मैं नंबर्स की बात कर रही हूँ। बट हाँ, तो उसी पे खेल रहे हो। उसी पे ही खेल रहे, एग्जैक्टली, इट्स अ नंबर्स गेम। करेक्ट, एंड जब मैथमेटिक्स का एग्जाम था, तो मुझे कहीं से पता चल गया कि ये क्वेश्चन आने वाला है और ये 10 नंबर का है। मैंने कहा अगर मैंने ये एक क्वेश्चन अच्छे से कर लिया ना, तो एटलीस्ट 10 नंबर तो आगे, तो 33 पे पहुंचना थोड़ा सा ईजी हो वो जाएगा। इजी हो जाएगा। एंड माई ब्रदर वॉज रियली गुड इन मैथमेटिक्स। मैं उसके पास गई, मैंने कहा ये सब मुझे बता दो। ये बोलता है ये तो बहुत टफ है, तुझे बेसिक्स आते हैं? मैंने कहा बेसिक मैं कर लूँगी। उसने बोला अच्छा, नहीं, बेसिक करके बताओ। और एग्जैक्टली मुझे बेसिक नहीं आता था, मैं वो भी रट के जाने वाली थी जो डिफ़िकल्ट वाला था। एंड तो मेरे साथ रात को 2 बजे तक बैठा, उसने मुझे सारा मैथ्स पढ़ाया, सब कुछ कराया। जब नंबर आए तो कितने आए मेरे? कितने? 8 नंबर 100 में से। 100 में से 8। 8 नंबर, वो भी बड़ी मुश्किल से। तो 10 नंबर का भी क्वेश्चन ठीक नहीं हुआ। नहीं हुआ मेरे से ठीक, पता नहीं क्या ठीक करके आई जो 8 भी आ गए। तो ऐसे बुरे हाल थे। तो घर वालों ने सोचा कि थोड़ा लाइफ में डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, फोकस लाना पड़ेगा, इसके लिए इसको भेजो गुरुकुल जैसे स्कूल में, ऋषिकुल में पहुंच गई ओके, सोनीपत। बट जहाँ वहाँ पर जब मैं गई, तो मैं थोड़ा सा एडजस्ट नहीं कर पाई, तो मैंने 1 साल वहाँ पे पढ़ा। और मैंने पढ़ना ज़रूर सीख लिया, क्योंकि जब आप हॉस्टल में होते हो ना, आपके पास एक डेकोरम होता है। 5 बजे उठना है, सिर्फ पढ़ना एक है। डेली रूटीन बन जाता है हाँ, इनडायरेक्टली, जो शायद हाँ, नहीं और बन आप नहीं बन बार-बार पाता था। बाहर नहीं जा सकते हो, तो आपको और कोई है ही नहीं दूसरी चीज़। फिर उसके बाद आई केम बैक टू दिल्ली, फिर मैं गंगा इंटरनेशनल स्कूल में गई। दिल्ली में रहते हुए मैं बोर्डिंग में थी। ओके, हाँ, तो 10th 11th 12th मैंने फिर गंगा से किया। फिर उसके बाद मैं पहुँच गई चंडीगढ़, अच्छा, क्योंकि मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी आई गॉट एडमिशन इन एसआरसीसी। ओके, बट मैंने फिर पसंद, मतलब लाइक आई चोज़ चंडीगढ़, बिकॉज़ मुझे यहाँ पर जो सब्जेक्ट था, मुझे हिस्ट्री मिल रहा था, ओके, एंड आई वाज़ ऑलवेज़ वेरी पैशनेट अबाउट इकोनॉमिक्स। तो मैं चंडीगढ़ निकल गई, वहाँ से मैंने चंडीगढ़ चले गए। ग्रेजुएशन किया, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया। फिर उसके बाद मैंने सिविल सर्विसेज़ के लिए प्रिपेयर किया, वाओ, वाओ! मेंस के लिए किया, इंटरव्यू नहीं क्लियर कर पाई। लाइफ में आप सोचते कहाँ हो और एंड में आप कहाँ रियल एस्टेट में आ जाते हो, एग्जैक्टली, हैं? और आप बिलीव नहीं करोगे गौरव, जब मेरा नहीं हुआ फाइनल अटेम्प्ट में, तो मुझे बहुत बुरा लगा। मुझे लगा कि यार अब इसके बाद मैं क्या करूं। तो मुझे था कि यार मुझे अपने घर वालों को प्राउड फील करवाना है, मैंने इतना मेहनत, अपने 5 साल दिए लाइफ के। बट देन अब जब मैं सोचती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि थैंक गॉड मैं नहीं नहीं, बनी, क्योंकि जो मैं आज एक्सपीरियंस कर रही कर हूँ, रही हूँ। शायद मैं वो कभी भी नहीं कर पाती। लाइक मेरे को हमेशा से आई एम वेरी एंटरप्राइजिंग, एंटरप्रेन्योरियल माइंड सेट रहा है। तो वो मैं अपनी ना ड्रीम लाइफ जी रही हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर जो चीज़ें नहीं हुई होती ना, तो आज आई वुड नॉट हैव बीन सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू। करेक्ट, तो करेक्ट। पीपल शुड नेवर हैव उतनी अर्निंग रिग्रेट्स। भी नहीं होती शायद जिस लाइन को आपने चुना था एग्जाम्पल के लिए। अब गवर्नमेंट लाइन कितनी भी हो, बहुत कम लोगों को पता है। मैंने भी दिल्ली के 3 अटेम्प्ट दिए हैं, डीपी के। अरे वाह! दिल्ली पुलिस के हाँ, 3 हाँ, बार अटेम्प्ट दिए थे और मेरा क्लियर नहीं हुआ। हाँ। बट ये वो कहते हैं ना कुछ, बड़ी सिमिलर स्टोरी है वही ये। मैं कह रहा हूँ, कुछ अगर आपके लिए आज बुरा भी हो रहा है ना, तो मुझे लगता है वो कल अच्छे के लिए होता है। एग्जैक्टली। मेरा हमेशा ऐसा मानना रहता है। तो आप कभी भी कुछ भी लाइफ में कर रहे हो, हाँ, जहाँ फेलियर आ रहे हैं ना, तो आप हाँ, समझो कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। लोग बिल्कुल। फेलियर के बाद पीछे हट जाते हैं। तो मेरे भी 3 फेलियर थे हाँ, डीपी में। हाँ, अब वो मन तो होता है यार, आप हाँ। यार 3 बार किसी चीज के लिए, फिजिकल बहुत हार्ड होता है, आपको हुँ, पता ही होगा शायद दिल्ली पुलिस का। बिल्कुल, बिल्कुल। तो मैंने उसकी तैयारी हाँ, करी, हाँ, एग्जाम की करी, एक बार फिजिकल में रह गया, एक बार एग्जाम में रह गया, हाँ, तीसरी बार कुछ समथिंग कुछ हो गया। हाँ। तो वो होता है लाइफ में, कुछ ना कुछ चलता रहता है। यू नो इट इज़ ऑल मेंट टू बी, आई फील, मतलब गॉड का प्लान है, यू जस्ट नीड टू हैव फेथ इन इट, करेक्ट, है ना, कि समथिंग बेटर इज़ कमिंग, सो जस्ट वेट फॉर इट। बिल्कुल। तो हुँ, अब आ जाते हैं पर्सनल पे। हुँ, लव लाइफ कहाँ से स्टार्ट हुई? मतलब रियल एस्टेट तो बहुत लोगों ने हाँ। आपके मुंह से सुना होगा, मुझे लव लाइफ के बारे में बताओ कुछ। तो लव लाइफ की भी ना शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से मेरी बोर्डिंग स्कूल की हुई है। चंडीगढ़।
नहीं, सॉरी, सोनीपत, सोनीपत। सोनीपत से ओके। ऋषिकुल स्कूल में मैं 1 साल के लिए गई थी, वेयर आई वेरी ब्रीफली सॉर्ट ऑफ डेटेड माय हस्बैंड नाउ, विनय इज़ हिज़ विनय। नेम। तो बट तब तो स्कूल में तो थे, नहीं पता होता था, तो वो छोटे होते हैं तब नहीं हाँ, समझ क्रश होती। वगैरह होती थी, बट देन अब स्कूल चेंज हुआ तो ऑब्वियसली न्यू स्कूल, न्यू सेट ऑफ फ्रेंड्स, न्यू लाइफ आ जाती है, तो आप भूल जाते हो पहले क्या करेक्ट। चल रहा था। बट देन विनय कॉन्टैक्टेड मी आफ्टर 14 इयर्स। 14 इयर्स के हाँ, बाद उन्होंने कॉन्टैक्ट नहीं कनेक्ट कर करा। तो बीच में भी रहे थे, अच्छा। बट बीच में जब मैं सिविल्स के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो मैं सोशल मीडिया पे नहीं थी, एंड सोशल मीडिया इज़ द प्लेटफॉर्म जहाँ पर आप एक्चुअली लोगों से दोबारा रिकनेक्ट करते हो, पर मैं थी नहीं, तो नेचुरली वो कुछ ज़्यादा कनेक्शन हो नहीं पाया। तो और उनको ज़्यादा इतना, तब तो फ़ोन भी नहीं होते थे, इन्फॉर्मेशन भी नहीं था, जैसे अब तो है ना, गाड़ी उठाई और पहुँच गए जहाँ मन किया, पहले इट वाज़ नॉट दैट कुछ नहीं ईज़ी, होता था। है ना? पहले ये पूछना बात पड़ता था, भैया आगे से लेफ्ट लें, राइट लें। आजकल तो गूगल मैप लगाया, चलो कहाँ चलना है। हाँ, एग्ज़ैक्टली, इतनी पुरानी ये बात है। तो फिर मेरी कज़न के थ्रू ही कॉन्टैक्टेड मी ऑन इंस्टाग्राम, तो मेरी ओके। कज़न ने बोला देयर इज़ दिस गाय, तो मैंने बोला कि हाँ, मैंने डीपी इसको देखी तो तो देखा हुआ है मैंने। हाँ, एग्ज़ैक्टली। तो फिर विनय इंसिस्टेड कि एटलीस्ट एक बारी मिल लेते हैं, एंड देन वी मेट। तो आई स्टिल रिमेंबर गौरव, वी प्लान्ड कि हम ना, मतलब आई डिसाइडेड कि मैं 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए जाऊँगी, कि मिलना ही तो है। जस्ट नॉर्मल थिंग्स। हाँ, एंड आई आई टोल्ड माय फ्रेंड लाइक अ बैकअप प्लान कि आप ना मुझे कॉल कर देना कि हाँ, दीप्ति वी हैव टू लीव, और ऐसे-ऐसे करके मैं मम्मी मिल बुला रही है, चलो घर चलते हैं, लाइक दैट। हाँ, एंड शी कॉल्ड मी, मैंने कहा मुझे कॉल मत करना, इनफैक्ट घर पे भी ये बोल देना मैं तुम लोगों के साथ ही ओह हूँ। माय गॉड! 1 घंटे में जादू कर दिया मतलब, हैं? हाँ, एग्ज़ैक्टली, तो 1 घंटे से आई एम श्योर 5-6 घंटे तक वी स्पेंट द टाइम। ओके। फिर धीरे-धीरे डेट किया, समझा, और मुझे जो लगता है ना, कंपैटिबिलिटी इज़ अ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो आजकल मुझे लगता है यंगस्टर में बहुत ज़्यादा मिसिंग है। हाँ, एंड टू हैंडल somebody who is very strong minded, independent and opinionated, you need an equally understanding partner. तो फिर मुझे लगा कि हाँ, कि मेरे जैसे बंदे को हैंडल करने के लिए ना, आई नीड अ स्ट्रॉन्ग, एंड आई हैव फाउंड वन। नहीं, नहीं, ग्रेट, 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 और बहुत अच्छी जोड़ी लगती है यार आप दोनों या की। थैंक यू सो मच। सो व्हाट इज़ द चैलेंज डू यू फेस इन वुमेन एंटरिंग द रियल एस्टेट इंडस्ट्री? मतलब क्या चैलेंज आपको लगता है, अगर कोई एक लड़की देख रही है, एक रियल एस्टेट में आने के लिए सोच रही है वो, तो क्या आपको चैलेंजिंग लगता है रियल एस्टेट लॉबी में? देखो, मुझे लगता है कि एज़ सच इतने चैलेंजेस हैं नहीं, टू बी ऑनेस्ट, जितना बाहर बैठ के लोगों को लगता होगा। ओके। थोड़ा-सा ये हो सकता है कि स्टार्टिंग में ना थोड़ा एग्ज़ॉस्टिंग हो जाता है, बिकॉज़ अगर आप जर्नी स्टार्ट करते हो, जैसे मैंने तो एटलीस्ट, मेरी जर्नी ऐसी नहीं थी कि आई एम नॉट समबडी की जो 9, मतलब कि डेस्क पे बैठ के बैक एंड में काम कर सके। मैं ना ऑन फील्ड रहना पसंद करती हूँ, हैंड्स ऑन रहना पसंद करती हूँ। इवन व्हेन आई वाज़ डूइंग माय इंटर्नशिप, मैं सबसे ज़्यादा एक्टिव होती थी, सबसे ज़्यादा काम करती थी, लोग बचते थे, पर मुझे मज़ा आता था सीखने कि को मिलेगा कुछ, सीखने को मिलेगा, पैसा कमाने को मिलेगा, ज़्यादा कनेक्शन बनाने को नॉलेज मिलेंगे। बढ़ेगी। एग्ज़ैक्टली, तो वो हमेशा मोटिवेशन रहती थी। तो जब भी स्टार्टिंग में गई तो मुझे हाँ, कि हाँ यार, एग्ज़ॉस्टिंग तो है, सैटरडे संडे को तो खाना खाने को भी नहीं मिलता था, और रियल एस्टेट ऐसा भी नहीं है कमरे में बैठ के बंद होके आप बात कर सकते हो। तो आई स्टिल रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड ना, मैं अपनी डायरी लेके घूमती थी, और हर थोड़ी देर में गाड़ी चलाती थी, देखती थी अच्छा ये वाला रेज़िडेंशियल प्रोजेक्ट का नाम ये है, इस वाले का नाम ये कमर्शियल है। तो लिटरली ना मैं नोट्स लिखती होती थी, फिर मैं यूट्यूब पे वीडियोज़ देखती होती थी। तो स्टार्टिंग में एफ़र्ट थोड़ा ज़्यादा लगेगा। स्टार्टिंग में हल्का-सा इसलिए डिफरेंट हो सकता है बिकॉज़ जब आप एंटर करोगे तो आपके आस-पास मोस्टली इट इज़ द मेल हू आर द ब्रोकर्स, और डेवलपर साइड में भी, और हर जगह थोड़े मेल डोमिनेशन ज़्यादा देखने को मिलेगी। रियल एस्टेट में होती है। हाँ, बट हर तरीके के लोग होते हैं, वो राइट? तो हर इंडस्ट्री में होता है। आप फ़िल्म इंडस्ट्री में चले चले जाओ, मैंने सुना है बहुत ही हुँ। चीप लोग हैं वहाँ पे, मतलब इनडायरेक्टली आई मीन एटलीस्ट हमारी इंडस्ट्री तो बहुत बेटर है, बहुत यहाँ पे बेटर है उनसे। कास्टिंग काउच नहीं होता है। तो द थिंग इज़ दैट कि इनफैक्ट कुछ लोग तो बहुत ही हेल्पिंग थे, ब्रोकर फ्रेटर्निटी से भी और डेवलपमेंट साइड से भी। इनफैक्ट उन्होंने हेल्प किया ये सोच के कि यार, कि ये एक फीमेल है तो थोड़ा-सा टफ भी पड़ रहा होगा, तो वो ज़्यादा हेल्प भी करने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि, और आजकल ना पीपल कैन सेंस दैट, तो आजकल बहुत सारी फीमेल्स दे आर एंटरिंग इनटू रियल एस्टेट। मैंने कई हेड देखे हैं, सेल्स हेड बन चुके हैं यार, गुड़गाँव के बड़े-बड़े डेवलपर में सेल्स एग्ज़ैक्टली। हेड फीमेल है। हाँ, और जो कि स्मॉल टाउन से भी जो आजकल लड़के हैं ना, दे आर आल्सो वेरी एस्पिरेशनल। उनके भी कुछ करना डीएम्स है। आते हैं, हाँ, लिंक्डइन पे, डीएम पे, कि हाँ, कुछ हट के काम करना है, सिर्फ़ टेलीकॉलिंग पे नहीं रखना है, या फिर रिसेप्शनिस्ट नहीं बनना है। मतलब वो ना एक टाइप कास्ट नहीं होना है कि अ फीमेल हू इज़ गुड लुकिंग, तो बस हाँ, बस टेलीकॉलिंग कर लो प्रोजेक्ट को दिखाने के लिए। नो, यू नीड टू हैव अ सब्सटेंस। अगर है, यू हैव ब्रेन्स, माइट एज़ वेल यूज़ इट टू अ, मतलब पुट इट टू अ बेटर यूज़। तो मुझे लग रहा है थिंग्स आर चेंजिंग नाउ। तो टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता है इट इज़ माय मैसेज टू ऑल द फीमेल्स लिसनिंग कि दिस फील्ड इज़ नॉट टफ एट ऑल। यू शुड एंड कम एंड एक्सप्लोर, और जो ग्रोथ पोटेंशियल है ना, इट इज़ इमेंस।
ये तो है। ओवरनाइट स्टोरी चेंज हो जाती है इसमें। अगर आप मेहनती हो, आप में हार्ड वर्क है, तो डेफिनेटली हाँ, आप रियल एस्टेट ज्वाइन करो। एग्ज़ैक्टली। और आपको जो आप नंबर आप सोच नहीं सकते ना, हुँ, वो एक्स अमाउंट आप, मुझे लगता है आप अचीव कर सकते हो, वो भी कुछ सालों में। कुछ सालों में। लाइक मेरे को अभी कितना आई स्टार्टेड माय रियल एस्टेट जर्नी इन जनवरी 2022। ओनली 2 and 3 years रफली। हाँ, 2 एंड हाफ इयर्स भी अभी हाँ। कंप्लीट नहीं हुए हैं। एंड द टाइप ऑफ ग्रोथ दैट आई हैव सीन इज़ इमेंस। द बॉटम लाइन इज़ कि आपको कुछ वैल्यूज़ है जो हमेशा रखनी है। ऑनेस्टी और ट्रांसपेरेंसी मुझे लगता है आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन जो इसके लिए चाहिए। चाहिए। अगर आप में वो है, मल्टीप्लाइड विद द एफर्ट दैट यू कैन पुट, हार्ड वर्क, तो फिर स्काई इज़ द लिमिट। शायद स्काई इज़ ऑल्सो नॉट द लिमिट। यू कैन गो वे बियॉन्ड। करेक्ट, 100% हुँ, करेक्ट। हुँ, सो हाउ टू फाइंड द राइट पार्टनर फॉर मैरिज? हुँ, अपने एक अच्छे पार्टनर के लिए हुँ, आप क्या क्वालिटीज उसमें आजकल देखते हैं? लोग बड़े कंफ्यूज हैं, आपको पता है 6 महीने में डिवोर्स हो रहे हैं, 1 साल में डिवोर्स हो रहे हैं, 2 साल में डिवोर्स हो रहे हैं। हुँ, तो उसके ऊपर कैसे कहेंगे राइट पार्टनर के लिए क्या करना चाहिए एज ए वुमेन? हाँ। अच्छा, डोंट गेट मैरिड। नो, जस्ट अच्छा, मतलब किडिंग। शादी करें ना? शादी करो ही अरे मत, है घर ना? वाले पीछे पड़ जाते आई हैं, नो, हर आई जगह नो। आप जाओ, अरे शादी कब कर रहे फिर हो, वो शादी 4 कब लोग भी कर तो रहे हैं हो? जो सोसाइटी में कुछ ना कुछ बोलेंगे, उनके लिए भी तो शादी करनी है ना, आई उनके लिए तो टोटली चलता ही अंडरस्टैंड। रहता है हमेशा। यार जैसे एक प्रॉपर्टी के लिए होता है ना कि घर ढूँढने के लिए, ड्रीम होम या ड्रीम बताते नहीं है इन्वेस्टमेंट के बट लिए। किसी को लेते हैं ना लोग, बताते नहीं है अपने फैमिली वाले को, अपने भाई को भी नहीं बताते हमने प्रॉपर्टी बाय कर ली है है। ना? और कभी बताएँगे भी नहीं, अगर बुरा भी एक्सपीरियंस होगा ना तो भी नहीं बताएँगे, कहीं वो बच ना जाए उस बुरे एक्सपीरियंस से। तो हाँ, जैसे यार एक घर खरीदने के लिए ना चेकलिस्ट होती है, अपने लाइफ पार्टनर के लिए सबसे बड़ी चेकलिस्ट जो मुझे लगता है कंपैटिबिलिटी। कोई कितना कुछ भी कह लो, थोड़े ओल्ड ए मतलब जो पुराने सेट ऑफ माइंडसेट है ना, वो इस सब में बिलीव नहीं करते थे और बाद में शायद इसीलिए ना ये सब इतना ज़्यादा सेपरेशंस, हाउस होल्ड जो ब्रेकअप है और डिवोर्सेस हैं, ये इतना ज़्यादा इसलिए बढ़ रहे हैं बिकॉज़ लोगों में ना अंडरस्टैंडिंग नहीं है, कंपैटिबिलिटी नहीं है। देयर आर फ्यू सर्टेन पैरामीटर्स की बैलेंस शीट देख ली, इनकम स्टेटमेंट देख ली, या ये देख लिया खानदान कैसा है, ठीक नहीं है? बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है पहले के लोग ना थोड़ा ना पेशेंस था। हुँ, आजकल लोगों में ना वो पेशेंस बिल्कुल खत्म हो गया। मतलब हमारी मेरी जो मदर है, उन्होंने मुझे लगता है इतना स्ट्रगल देखा है ना, हुँ। आज की लड़की उसका 10% भी नहीं देख सकती। गौरव, पता है आई वुड लाइक टू डिफर हियर। मैं बताती हूँ क्यों। पहले ना ऐसे बोलते थे, और आई एम श्योर आपने भी सुना होगा, खासकर विलेजेस में या स्मॉल टाउन्स में ना ये सब बहुत कॉमन है कि और पढ़ाओ लड़कियों को, देखो कितने डिवोर्स रेट बढ़ गए हैं। बात ये नहीं, लड़कियों का पता चल गया व्हाट आर देयर राइट्स, ठीक है? अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि देयर आर फ्यू फीमेल्स जो कि हाँ शायद उन राइट्स का मिसयूज भी करें, बहुत हमारे करती हैं और लॉज आजकल का आपको भी। पता है, मतलब वो रील्स वायरल हो रही है, लड़कों से ज्यादा लड़कियां अलग लेवल पे जाके, मतलब हाँ, अगर एक रोड पे आप चल रहे हो, हाँ, एक लड़की को सामने वाले लड़के पे दिखाना है कि इसने इसके साथ गलत करा है, उसको जस्ट पुलिस में जाके बोलना है इसने करा है, कोई पुलिस चेक नहीं करता, सीधा उसको जाल डाल देगा जेल में। हाँ। बट ये अगर लड़का एक कर दे कि लड़की उसको गलत कर रही है, मतलब एक आप कह सकते हो कि आफ्टर मैरिज बहुत ज्यादा डिस्प्यूट चल रहे हैं दोनों में, वो कह दे तो उसकी कोई सुनवाई नहीं है लड़कों की आज की डेट में। बिल्कुल, विच इज़ अ सैड थिंग ऑल्सो, क्योंकि मुझे लगता है जो इतने टाइम से, इतने लोगों की मेहनत से, सेक्रीफाइस से, इतने लॉज ऐसे आए थे जो प्रो फेमिनिज्म थे, जो प्रो वुमेन के राइट्स के थे, उनके उनका मिसयूज होके जो जितना प्रोग्रेस हुई है वो सारी लाइक इट हैज़ रेलिगेटेड। तो मुझे लगता है, बट हैविंग सेड दैट, तो मुझे ऐसा लगता है कि देखो अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से होनी पड़ेगी, चाहिए, राइट? आदमियों को हमेशा से पता था व्हाट आर देयर राइट्स, और वो हमेशा एक्सरसाइज करते थे उसको। अब जब फीमेल्स को पता चल गया कि उनके हक क्या है, या वो इक्वल पार्टनर है, जब आप एक मैरिज में आते हो, आप एक इक्वल पार्टनरशिप के साथ आते हो, अगर इक्वल पार्टनरशिप में आए हो तो आपके बैलेंसिंग जरूरी है। एग्जैक्टली, तो आपके राइट्स भी इक्वल है। बट आदमी ना थोड़ा ऑफेंड जल्दी हो जाता है। अच्छा, लाइक यू, मतलब आई होप यू अंडरस्टैंड, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाह रही हूँ यहाँ पे, बट वीमेन हैव बिकम स्मार्टर नाउ, दे नो व्हाट इज़ राइट फॉर देम, और इसीलिए वो कई बार ना हक से भी मांगते हैं कि हाँ दिस इज़ व्हाट आई डिजर्व इन दिस मैरिज। जब वो चीज़ नहीं मिल पाती है तो शायद इसलिए ये रेट्स थोड़े बढ़ गए हैं। बट टेक योर टाइम, अंडरस्टैंड करो, डेट करो, ठीक है, ताकि बाद में बच सको। मतलब ऐसे स्विफ्ट डिसीजन मत लो, ओवरनाइट डिसीजन मत लो कि यार हाँ ठीक है कोई पसंद आए फटाफट शादी कर ली। मतलब संडे को वो आए, 4 समोसे रखे, 4 प्लेट चाय आई, प्लीज डिस्कस करा और अवॉइड अगले हफ्ते दैट। रोका हो गया और हाँ, उसके 1 महीने में शादी हो गया, ऐसे अब नहीं हमें करना। बताओ, हम हमें क्लाइंट्स कितने कितने चक्कर लगवाते यार हैं, हम लगवाते हैं ना, तो लगवाते हैं। सेम शुड गो इन दी मैरिज सिनेरियो ऑल्सो। बहुत टाइम लो, डेट करो, अंडरस्टैंड करो, गो ऑन ट्रिप्स, गो ऑन वेकेशंस, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जब कोई ट्रैवल करते हैं ना साथ में, बहुत चीज़ें तब क्लैरिफाई हो जाती बहुत है। चीजें खुल जाती हैं। हाँ, आपको पता चल जाता है कि आप उसके साथ ये 3 दिन छोड़ो, अगले
30 दिन में ही उससे बात करोगे, दोबारा नहीं करोगे, वो क्लियर हो हाँ, जाता है, आई हाँ, तो गेस। जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करोगे आपको एक-दूसरे के बारे में पता पता चल चल जाएँगे, उससे जाएगा। चांसेस कम हो जाएँगे। देखो, इसका कोई ब्लूप्रिंट तो है नहीं कि हाँ, एकदम ही हैप्पी लाइफ़ हो, वो या किसी की भी नहीं या होती। ताली एक हाथ से नहीं बजती, हाँ, आपको दोनों हाथ देने पड़ेंगे, बैलेंसिंग करना पड़ेगा। हुँ, और सामने वाले को पहले होता था ना कि लड़कियाँ सिर्फ़ घर के लिए बनी हैं, हुँ, आजकल माहौल चेंज हो गया है, हुँ, घर के लिए नहीं बनी, उनको भी जो जहाँ लेवल पे आप खड़े हो, वहीं पे वो खड़ी हैं। दोनों एग्ज़ैक्टली। को बराबर रखना चाहिए, आई गेस। हाँ, और होना ही चाहिए, होना अदरवाइज़ चाहिए। इट इज़ नॉट गोइंग टू वर्क। करेक्ट, हुँ, करेक्ट। सो सेकंड इज़, हाउ डू यू फाइंड एंड बिल्ड ट्रस्ट विद न्यू क्लाइंट्स? हुँ, कैसे आप ट्रस्ट, एक तो कस्टमर ढूँढना आज की डेट में आपको हुँ, पता है, पहले जैसे प्लेटफ़ॉर्म चलते थे 99 एकर्स या हाउसिंग.com, जो भी XYZ सोशल पेट प्लेटफ़ॉर्म होते थे लीड हुँ। जनरेट के लिए, उनसे ज़्यादा कस्टमर को ढूँढना कैसे आसान है और कहीं न कहीं उन पे एक जो नया कस्टमर होता है, उस पे आप ट्रस्ट कैसे बिल्ड कर सकते हो देखो, फॉर रियल एस्टेट? एग्जैक्टली अगर हम क्लाइंट्स की बात करें से इवन व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, तो मैंने इंस्टाग्राम तब स्टार्ट नहीं किया था, सोशल मीडिया। मैं भी अपनी जो क्लाइंट्स थे प्रोक्योर करती थी 99 एकड़ से, मैजिक से। तो जब क्लाइंट से फर्स्ट टाइम मिलते थे तो मुझे लगता है ट्रस्ट बिल्ड करने की द वे यू आर राइट, जो भी जिस तरीके का आपका कंडक्ट है, जिस तरीके से आपका बिहेवियर है, उसी के बेसिस पे आपके क्लाइंट का ट्रस्ट आप पे बनेगा, राइट। और वो एक दिन में बनेगा नहीं। आज आप क्लाइंट से मिले हो, आज आपने कुछ चीज़ दिखा दी, अगर आप उनके पीछे पड़ जाओगे कि नहीं नहीं मैंने दिखा दिया, अब आप प्लीज डिसीजन लो, तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं बॉस, राइट। बिकॉज इट इज एन इन्वेस्टमेंट वर्थ करोर्स। इट इज नॉट लाइक you've gone to the market, got a shirt, got a perfume or like a pair of shoes। वो प्रॉपर्टी है। करेक्ट, कई बार लोग शायद लाइफ में, पूरी लाइफ में एक बार ही प्रॉपर्टी ले पाते हैं। बिल्कुल। कई बार पूरी फैमिली मिलके पूरी सेविंग्स पूल करके एक प्रॉपर्टी लेती है, तो उनका हक है टाइम लेने का। तो मुझे लगता है यहाँ भी लाइक मैरिज, अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए विद योर क्लाइंट्स। दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए, पुशी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। रियल एस्टेट कभी भी ना सेल्स समझ के मत करो। सेल्स पर्सन वुड नॉट बी वेरी सक्सेसफुल हियर। इट इज़ मोर अबाउट रिलेशनशिप बिल्डिंग। करेक्ट, वही रियल एस्टेट में मुझे लगता है 90% ना लोग सेल्स के पीछे भागते हैं। मेरा शुरू से कंसर्न, हम्म, मुझे भी 10 साल हो गए इस हम्म, इंडस्ट्री में, हम्म, मेरा शुरू से कंसर्न ये रहता है कि मैं सिर्फ रिलेशनशिप करता हूँ। हम्म, मतलब 10 साल पहले भी जिसने मेरे थ्रू एक साइट देखी थी, हम्म, आज भी उसके फ़ोन में मेरा नाम सेव होगा, गौरव गुगलानी। हाँ, अगर कुछ रियल एस्टेट का पूछना है, मैं हाँ, ये नहीं कह रहा उसने प्रॉपर्टी ली, नहीं ली, वो एक अलग चीज़ हाँ, है। बट अगर कोई एक ऑनेस्टी रिव्यू चाहिए, तो वो शायद गौरव गुगलानी मुझे ये बंदा दे सकता है, क्योंकि मुझे लगता है इसको मार्केट की अच्छी खासी नॉलेज है और ये सिर्फ मुझे बेचने के लिए नहीं, मेरे से रिलेशनशिप बिल्ड कर रहा है। और जब आप एग्जैक्टली। रिलेशनशिप बिल्ड करना स्टार्ट कर देते हो, बिज़नेस आपका 3 महीने ना आए, 6 महीने आए, बट 1 साल बाद आएगा और बहुत अच्छा आएगा। और मोस्ट डेफिनेटली अगर मतलब कुछ टाइम बाद तो ऐसा भी हो जाता है ना, आपके पास कोई क्लाइंट है, वो आपसे प्रॉपर्टी नहीं ले पाता एक्स वाई जी रीजन से, कुछ भी किसी रीज़न और हो से ले, सकता है। एग्जैक्टली। करेक्ट, बट वो आपको रेफरेंसेस इतने दे जाएगा कि शायद जो नहीं दे पाया आपसे बिजनेस, उसे मल्टीपल टाइम्स वो रेफरेंसेस में दे जाएगा। बिल्कुल। वर्ड ऑफ माउथ इतनी स्ट्रॉन्ग कर देगा, दैट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म ऑफ मार्केटिंग। तो मतलब कि आई हैव दिस वन ऑफ द ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। जब मैं स्टार्टिंग में थी, मेरी क्लाइंट थी, सुपर नाइस लेडी, शी वॉज इन हर अर्ली 20s। तो वो प्रॉपर्टी मुझसे नहीं ले पाई बिकॉज अल्टीमेटली मेरे पास वो लिस्टिंग ही नहीं थी, तो कुछ ओके, कर नहीं सकते उस ओके। केस में। बट जब वो मेरे को एक रेफरेंस देकर गई, अब बिग शॉट लेडी, उनकी बॉस थी वो, और वो मेरे फर्स्ट ईयर की जर्नी में, मतलब फर्स्ट 3 मंथ की जर्नी में, आई क्लोज अ डील ऑफ 5 करोड़। वॉव! तो वो मेरे लिए बड़ी अमेजिंग फीलिंग थी कि यार, और वो बिल्डर फ्लोर था, तो बिल्डर फ्लोर में यू गुड पे आउट, राइट। तो गुड मुझे पे बड़ा आउट। अच्छा लगा कि तब मुझे ना समझ में आ गया, और मेरा जो बिलीफ है ना और फर्म हो गया कि रिलेशनशिप्स ओवर ट्रांजैक्शन इज व्हाट रियली मैटर्स। तो आपको बस यही माइंडसेट रखना है कि आपको राइट चीज़ें देनी है। और ये एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट कब दे सकता है? व्हेन दे आर नॉट मैरिड टू अ स्पेसिफिक प्रोजेक्ट। क्योंकि अगर आपको लग गया ना कि नहीं मुझे यही प्रोजेक्ट पिच करना है, तो क्लाइंट बोलेगा मुझे चाहिए कुछ और, आप बोलोगे नहीं आप यही लो, घूम फिर के आपकी गाड़ी उसी के पास घूमेगी। सो बहुत से रियल एस्टेट ब्रोकर्स हैं, मैं नाम नहीं ले सकता उनके, तो वो सिर्फ मुझे लगता है आज की डेट में ना एक प्रोजेक्ट अंडरराइट कर लिया, हम्म, सिर्फ उसी को कस्टमर को बेचने के लिए पिच करते रहते हैं कि उनको ये बेचना है तो ही उनका पैसा मिलेगा, वो मार्केट का कोई और प्रोजेक्ट करते ही नहीं है। बिल्कुल। उसके बारे में आपको क्या लगता है कि एज ए सेल्स के पीछे भाग रहे हैं, हम्म, सिर्फ एक प्रोजेक्ट लिया, उसी को अंडरराइट कर लिया और बेचने लग गए? एग्जैक्टली जैसे अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे ना कि व्हाट विल मेक यू अ बेटर रियल एस्टेट कंसल्टेंट देन अ ब्रोकर इज कि इफ़ यू नॉट मैरिड टू अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो अगर आपने एक कमिटमेंट सिर्फ एक प्रोजेक्ट की तरफ दे दी ना, तो आपका क्लाइंट बोलेगा कि नहीं मुझे चाहिए यहाँ पर, आप कहोगे नहीं नहीं आपको यहाँ नहीं चाहिए, मेरे को पता आपको क्या चाहिए, आपको ये चाहिए। तो अ कंसल्टेंट इज अ राइट पर्सन जो कि अंडरस्टैंड करना चाहता है व्हाट यू वांट रादर देन व्हाट आई वांट टू सेल। तो इसमें हमारी तरफ से तो सेल्स कभी हो ही नहीं सकती। तो लाइक हाउ यू एंड आई आर डिफरेंट, व्हाट आई हैव सीन इज कि हम ना पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि रिक्वायरमेंट क्या है, हमारा काम करने का तरीका बड़ा पर्सनलाइज्ड है, स्पेशली पीपल हु आर ऑन सोशल मीडिया। तो मुझे लगता है वो समझते हैं कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है, तो बड़ा बुटीक वे में काम होता है।
और मुझे तो ये भी लगता है कि जैसे आप और मैं, तो जैसे बिल्डर्स हमें इनवाइट करते हैं कि आप हमारा आके प्रोजेक्ट देखो, हम्म, तो मुझे लगता है जब हम 10 प्रोजेक्ट देखने जाते हैं ना, तो हम वो जब सोशल मीडिया पे लोगों को बताते हैं तो उससे ना बहुत चीजें क्लियर भी हो जाती हैं। क्लियर भी हो जाती है। अब ना समटाइम्स पीपल माइट थिंक कि ओके सारे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, बट इट इज आवर जॉब टू एजुकेट एंड एम्पावर ऑल्सो। आप बता रहे हो कि हाँ यहाँ पे ये प्रोजेक्ट आ रहा है, यहाँ पे ये प्रोजेक्ट है, इसकी ये यूएसपीज है, एंड वी ऑल्सो टॉक अबाउट कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स भी है। करेक्ट। क्योंकि अगर आप कुछ पॉजिटिव्स बता रहे हो, ये आपका राइट है, एंड दिस इज योर ड्यूटी रादर कि सोशल आपको मीडिया पे बहुत कम इन्फ्लुएंसर हैं जो राइट्स बोल पाते हैं, एग्जैक्टली बहुत कम है। बहुत कम है। और ये देखो, दिख तो सबको ही रहा है ना, वो भी सेम रोड से जा रहे हैं, ठीक चुप है, तो कुछ है ही नहीं यार वो आजकल। भी हाँ एग्जैक्टली सेम पॉट होल्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, घंटों घंटों वहाँ खड़े रहते हैं, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, सब कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं। वाई कांट यू स्पीक अबाउट इट? मे बी एटलीस्ट हमारी एमसीजी, हमारी जीएमडीए, हमारी स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटीज क्या पता सुन ले और कुछ काम कर ले इस चीज पे, करेक्ट करेक्ट। राइट? सो या So next question is, how will upcoming project like Global City, Gurgaon impact the real estate proper ecosystem? यार आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट ग्लोबल सिटी, बिकॉज अभी तक ऐसा कुछ गुड़गांव ने इट हैज़ नॉट विटनेस्ड एनीथिंग लाइक दैट, 1000 एकर्स ऑफ डेवलपमेंट। और सबसे इंटरेस्टिंग मुझे क्या लगता है, इट इज़ नॉट जस्ट कि रेजिडेंशियल आ जाएगा, कमर्शियल आ जाएगा, यहाँ पर डेडिकेटेड जोन्स है फॉर एआई, फिनटेक, बायोटेक, ग्रीन मोबिलिटी। आई वाज रीडिंग अबाउट इट, द पोटेंशियल इज इमेंस। तो लोगों को लगता है कि गुड़गांव रियल एस्टेट का अब एंड आ चुका है, इट्स द पीक, नाउ द डाउनफॉल बिगिंस। मुझे लगता है ऐसा है ही नहीं, इतने सारे अभी माइलस्टोन आने हैं, और जैसे जैसे वो माइलस्टोन आते जाएंगे, एक न्यू चैप्टर आता जाएगा, अनफोल्ड होता जाएगा गुड़गांव रियल एस्टेट का, स्पेशली द्वारका एक्सप्रेसवे एंड एसपीआरआई फील्ड। तो आपको क्या लगता है द्वारका एक्सप्रेस से बीट कर पाएगा कभी गोल्ड कोस्ट के प्राइस ग्लोबल सिटी के पूरे डेवलप होने के बाद? इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू से फॉर श्योर, बिकॉज देखो फ्यूचर में क्या होगा, किस तरीके से होगा, ओनली टाइम विल टेल। नहीं, वो तो टाइम देखो, अगर आज से 10-15 साल पहले गोल्ड कोस्ट रोड चले जाओ, जो शायद 5-10 करोड़ का अपार्टमेंट था, आज लोगों के बजट से क्या रेंज से पूरा बाहर है। बिल्कुल। बट यही चीज आज एक्सप्रेस वे 5-10 करोड़ की एक बहुत अच्छी अल्ट्रा लग्जरी कह सकते हो या उबर लग्जरी आपको मिल जाती है, तो लोगों को वो 5 करोड़ लगाते हुए भी ना कहीं हिचकिचाहट होती है कि यार ये एरिया उस लेवल पे डेवलप करेगा। तो ग्लोबल सिटी के इम्पैक्ट से आपको क्या लगता है, उसके रेट कहाँ तक जा सकते हैं, और क्या एक लग रहा है अगले 10 साल के हिसाब से, मतलब 2-4 साल ही, मैं अगर 10 साल बोलूँ तो क्या लगता है आपको? देखो अगर मैं ये बोलूँ 10 साल बाद वो गोल्फ कोर्स रोड जैसा दिखने लगेगा फिजिकली इंफ्रास्ट्रक्चर में, कुड बी अ पॉसिबिलिटी, बिकॉज अगर अभी आप देखो एलिवेटेड कॉरिडोर, इट इज सो ब्यूटीफुली डन अप, मतलब आप जब वहाँ पे गाड़ी चलाते हो गोल्फ कोर्स रोड पे, इतने सारे आपको जैम्स मिल जाएंगे Correct. जो आपको द्वारका एक्सप्रेसवे पे नहीं मिलेंगे। बट जो गोल्फ कोर्स रोड आज है ना, उसको बनने के लिए देर आर सो मेनी मल्टीपल फैक्टर्स, राइट? वहाँ पर रैपिड मेट्रो है, तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग है एक चीज़ की, एक कनेक्टिविटी बहुत ब्यूटीफुल है। सेकेंड ऑफ ऑल, वहाँ पे जो कॉन्डोमिनियम स्पेशली डीएलएफ गोल्फ लिंक्स जो वो क्रिएट कर पाए हैं, मुझे नहीं लगता शायद कोई ये द्वारका एक्सप्रेसवे पे कर पाएगा। नोबडी हैज़ दैट 280 एकर्स ऑफ एरिया, राइट? प्लस वो व्यूज़ देना थोड़ा सा टफ हो जाएगा, बट ग्लोबल सिटी का जो इम्पैक्ट है द्वारका एक्सप्रेसवे पे जो होगा, मुझे लगता है दैट इज़ गोइंग टू बी एक्सपोनेंशियल। और जो आई थिंक द्वारका एक्सप्रेसवे इज़ द राइट प्लेस टू इन्वेस्ट इवन नाउ, जबकि अभी भी ऑफ लेटली सबसे ज़्यादा ग्रोथ द्वारका एक्सप्रेसवे ने देखी है। आई वॉज रीडिंग समवेयर कि 58% प्राइस सर्च सिर्फ द्वारका एक्सप्रेसवे पे है, और ग्लोबल सिटी आने के बाद और ज़्यादा बढ़ेगी। बट ये बोलना कि वो इट वुड रिफ्लेक्ट समथिंग व्हाट गोल्फ कोर्स रोड टुडे इज स्लाइटली डिफिकल्ट। बट दीप्ति, गोल्ड कोस्ट रोड पे ना कोई भी कमर्शियल बिल्डिंग साइबर हब में भी अगर बात कर लूँ तो 30+ स्टोरी की नहीं है। जो ग्लोबल सिटी का मैंने अभी तक देखा है, जो उसमें 100 फ्लोर्स की कमर्शियल बिल्डिंग्स आ रही हैं, जो शायद मतलब बैंगलोर हो गया, हैदराबाद हो गया, या पुणे हो गया, मुंबई हो गया, उनको भी बीट करेंगी। तो एक एआई जो आजकल कॉन्सेप्ट चल रहा है, उसका मेन एक हब बनने जा रहा है ग्लोबल सिटी के, और 30% लैंड इसमें रेजिडेंशियल भी है, अगर आपको पता हो तो। हाँ एग्जैक्टली, रेजिडेंशियल 30%। इनफैक्ट इंटरनेशनल डेवलपर्स विल बी कमिंग देयर। 300 एकड़ बहुत होता है यार, मतलब बिल्कुल। आज when I talk about job opportunities, I am sure multiple होगी वो। अगर हम गोल्फ कोर्स रोड की बात करें तो इट इज समवेयर अराउंड 7.5 लाख जॉब्स अपॉर्चुनिटीज दैट एग्जिस्ट। और अगर हम बात करें द्वारका एक्सप्रेसवे की और ग्लोबल सिटी की पर्टिकुलरली, सम ऑफ द रिपोर्ट सेज इट इज गोइंग टू बी अपवर्ड्स ऑफ 12 लाख, तो विच इज इमेंस, राइट? बट मतलब व्हाट आई मीन टू से इज कि जो इकोसिस्टम, जो मुझे पर्सनली लगता है ना कि जो इकोसिस्टम है, जो लाइफस्टाइल उस पर्टिकुलर आइलैंड में है, वो रेप्लिकेट करना टफ है। बट हाँ, अगर हम ओवरऑल एरिया की बात करें, लाइक एंड टू एंड सोल्यूशन की बात करें, देन आई थिंक द्वारका एक्सप्रेसवे इज गोइंग टू बी रियली ग्रेट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लगता है नॉर्थ इंडिया में गुड़गांव जिस लेवल पे ग्रोथ कर रहा है, क्या कोई और उसकी बराबरी करेगा, लाइक नोएडा, फरीदाबाद, आने वाले 4-5 साल में? अच्छा, पीपल आर गोइंग टू हेट मी, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता कि
वो लेवल अचीव हो पाएगा। देखो फरीदाबाद मुझे लगता है बेचारा कहीं रह गया है पीछे। फर्स्ट इंडस्ट्रियल टाउन था हरियाणा का। 2007 और 8 में मुझे लगता है गुड़गांव और फरीदाबाद सेम पेज पे डेवलप हुए थे, सेम लेवल से शुरू करा था दोनों ने। हाँ, और अब फरीदाबाद कोई जाना चाहता ही नहीं है। फरीदाबाद वाले खुद यहाँ पे मूव होना चाहते हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। अब मैंने सुना है कि वहाँ पे एक विस्टेरिया रेजिडेंसेस करके आ रहे हैं ऑन द बॉर्डर ऑफ फरीदाबाद एंड दिल्ली। ओके। बट कितने प्रोजेक्ट्स है, कुछ भी मतलब कोई किसी को भी नहीं पता कि वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कैसी है, आईटी कंपनीज कैसी है, रेजिडेंशियल डेवलपमेंट्स कैसी है, कोई हॉटस्पॉट्स है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इफ़ आई टॉक अबाउट नोएडा ऑल्सो, इट इज़ ग्रोइंग। लाइक जितनी बार भी मैं नोएडा जाती हूँ मुझे लगता है इट इज़ बेटर प्लान्ड। ओवर सप्लाई। ओवर सप्लाई नहीं कह सकते यार, इट इज़ अबाउट जेंट्रिफिकेशन ऑल्सो। व्हाट आई फील इज़ कि देखो गुड़गांव को बेनिफिट दो चीज़ों से भी है। एक तो प्रॉक्सिमिटी टू द इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वहाँ पर जेवर आने वाला है, बट आईजीआई एयरपोर्ट कब से एग्जिस्ट कर रहा है और उसका फ़ायदा गुड़गांव को मिला है। प्लस गुड़गांव इज़ द कज़न ऑफ साउथ दिल्ली, तो जो भी पॉश क्राउड है तो ऑब्वियसली वो फिर आगे जाएगा, मतलब एक्सपैंड करेगा तो गुड़गांव की तरफ जाएगा। और जो गुड़गांव में जो लाइफस्टाइल मिलता है आपको, जो इकोसिस्टम मिलता है, हाई राइज एमिनिटीज़ मिलती है, वो तो शायद मुझे लगता है मुंबई जैसी जगह में भी नहीं मिलती है। आई एम टॉकिंग अबाउट बिगर बैल्कनीज, ओपन स्पेसेस, ग्रीन स्पेसेस, तो वो तो मुझे लगता है किसी और सिटी में नहीं मिलती। फॉरगेट अबाउट नोएडा और फरीदाबाद। और यू नो आई वाज जस्ट ऑल्सो थिंकिंग, गौरव, अगर हम बात करें वेस्ट की या साउथ की, तो हमारे पास चेन्नई है, हैदराबाद है, बेंगलुरु है। वेस्ट में आ जाओ तो मुंबई, पुणे, ये सब है। नॉर्थ में बात कर लो, गुड़गांव के अलावा और आपको क्या नज़र आता है? तो आई मीन गुड़गांव को हम अभी राइट ऑफ नहीं कर सकते। देयर इज सो मच टू विटनेस व्हेन इट कम्स टू गुड़गांव रियल एस्टेट। आज जो प्राइस है, आज से 5 साल बाद लगता है गुड़गांव और डेवलप करेगा, लोग इन्वेस्ट सोच रहे हैं। 100% करेगा। एग्जैक्टली। देखो ग्रोथ जो पिछले 3-4 साल है वो रेप्लिकेट तो नहीं करेगी अभी, तो उस लेवल पे नहीं करेगी ऑब्वियसली, बिकॉज जो डिमांड है वो रुकी हुई थी, कोविड के टाइम से रुकी हुई थी। 2016 में रेरा आए थे तो थोड़ी मार्केट में अनसर्टेनिटी थी, पीपल वर वेटिंग एंड वाचिंग कि क्या हो रहा है। 2-1 साल एक्सप्लोर करा इंडायरेक्टली। एग्जैक्टली, डीमोनेटाइजेशन था तो बहुत टाइम की रुकी हुई थी, तो वो नेचुरल थी कि वो स्टेरॉइड्स पे थी ग्रोथ। अब जो होगी वो धीरे धीरे इंक्रीमेंटल होगी, बट ऑब्वियसली ग्रोथ होगी। तो मतलब जो लोग नोएडा, दिल्ली या फरीदाबाद लगाने की सोच रहे हैं, वो गुड़गांव में अभी भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मतलब आई एम वन काइंड ऑफ अ पर्सन, जैसे हम बात कर रहे थे कि हम ना किसी प्रोजेक्ट से नहीं स्पेसिफिक हो सकते, ऐसे ही अगर हम बात करें तो गुड़गांव हम बेचते हैं, राइट? और हम जस्ट बिकॉज वी आर सेलिंग गुड़गांव, तो ऐसा भी नहीं कि हम अननेसेसरीली अनबायस्ड है। मैं तो ये बोलती हूँ, अगर आप नोएडा में रहते हो, अगर आपको नोएडा समझ में आता है, आपकी रिक्वायरमेंट को सूट करता है, आपकी जॉब वहाँ पर है, इफ़ यू सेटल्ड देयर, इन्वेस्ट इन नोएडा। शायद वो आपके लिए बेटर सूटेड है देन गुड़गांव। फिर वो फोमो के चक्कर में मत जाओ कि नहीं मुझे गुड़गांव ही जाना है। देन आई वुड से कि इट इज़ बेटर आप नोएडा में इन्वेस्ट करो और वहाँ की ग्रोथ स्टोरी को एंजॉय करो। नोएडा में 1 करोड़ में 3 BHK 80-90 लाख 1 करोड़ में बहुत अच्छा आ जाता है, बट गुड़गांव में 1 करोड़ में अफोर्डेबल भी सही से नहीं मिलता आज के रेट में। बट फिर भी लोग गुड़गांव इन्वेस्ट करना चाहते हैं, मतलब वो लोगों को पता है ग्रोथ है। वो नोएडा में नहीं लगा रहे पैसे नोएडा में, क्योंकि मुझे लगता है सप्लाई काफी ज्यादा है और डिमांड बहुत ही कम है। जितनी आईटी कंपनीज के आप हेडक्वार्टर देख लो, जैसे अभी अमेरिकन एक्सप्रेस ने ऑफिस ओपन करा है 74 में, गूगल की बिल्डिंग आ रही है, हम ग्लोबल सिटी की बात कर रहे हैं, डीएलएस साइबर अब ऑलरेडी 10 साल से बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप है, साइबर सिटी 2 इज कमिंग, बहुत चीजें हैं उसके हिसाब से। एग्जैक्टली, ट्रू, दैट्स ट्रू। व्हाट्स कॉमन क्वेश्चन योर फ्रेंड्स एंड फैमिली आस्क यू अबाउट रियल एस्टेट? अच्छा, सबसे इंटरेस्टिंग तो अभी लाइक सबसे इम्पोर्टेंट तो होता है कि पैसे कितने मिलते हैं, कितने कमा लेते हो सबको, क्योंकि औरों की जेब हर किसी को देखनी है, कोई अपना हो या पराया हुआ है, हर किसी को देखना है कि सामने वाले की थाली में कितना जा रहा है, मैं जितना कमा रहा हूँ वो कोई नहीं बताता। और प्लस उनको यार देखो, एक तो उनको ये भी लगता है कि हाँ यार दीप्ति की जर्नी ना बड़ी इंस्पायरिंग है, तो उनको भी लगता है कि हाँ यार वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कितना मजेदार है, कितना कमा रहे हैं। ऑल्दो दे नो ऑल्सो, आई लाइक पीपल सी ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग, राइट? तो उनको पता है कि थोड़ा सा टफ भी है, तो बस उनको यही होता है अच्छा तुम्हें कितना देर काम करना पड़ता है, तो कितना रिवॉर्ड होता है, क्लाइंट कितना घुमाते हैं, कितना नहीं घुमाते, तो यही सब क्वेश्चन ज़्यादा आपके फ्रेंड्स पूछते हैं। या और सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज हमें कितना डिस्काउंट दोगे ब्रोकरेज में। ऑब्वियसली हमारे लिए क्या ऑफ रहेगा, हमारे लिए क्या ऑफ रहेगा, सबको ये होता है ना कि हाँ हमारे तो घर के हो या हमारे तो फ्रेंड्स हो, तो इस तरीके से। नहीं बट दीप्ति मुझे लगता है फ्रेंड्स और फैमिली भी ना, मतलब खासतौर पे फ्रेंड्स, हर कोई ना जब आप कुछ बन जाते हो तो आप देखता है, बट जो उसके पीछे हार्ड वर्क होता है ना 8-10 साल का, जैसे मुझे खुद 11-12 साल हो गए,
आज गौरव यहाँ पहुंचा है तो कुछ मेहनत करके पहुंचा है, उसका हार्डवर्क किसी को नहीं दिखता, बट जो आज प्रेजेंट है ना, कोई भी जो सुपरस्टार होता है आप ले लो किसी भी इंडस्ट्री में, कोई भी ना उसकी स्ट्रगलिंग नहीं देखता। जो आज वो बन गया ना, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी है, बहुत फेमस है। उसका करियर अगर मैं देखूं ना, वो कहाँ से स्टार्ट हुआ था और आज वो पहुंचा है किस एज पे। इवन पंकज मिश्रा, इवन बोमन ईरानी, ये सारे स्ट्रगलिंग एक्टर हु वुड हैव थॉट कि इतने बड़े नाम बन जाएंगे। तो वो ये ना, जैसे मैं बात करती टिप ऑफ द आइसबर्ग, वो बिल्कुल छोटे से दिखाई देते, बट देन स्ट्रगल, बट पीपल हु आर क्लोज टू यू उनको सब कुछ पता है, सो दे विल ऑलवेज कीप सपोर्टिंग यू। अगर वो स्ट्रेंथ आपके साथ है ना, तो आई डोंट थिंक सो कि इट बिकम्स अ चैलेंज। ओके, गॉट इट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जितने प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर में आ रहे हैं, इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कस्टमर जॉइंट वेंचर वाले प्रोजेक्ट देख रहे हैं उनके लिए स्पेशली ये क्वेश्चन, तो जितने प्रोजेक्ट जॉइंट वेंचर में लॉन्च हो रहे हैं, तो कितना सेफ है उसके अंदर इन्वेस्ट करना, क्योंकि दो पार्टनर हैं और दो पार्टनर मिलकर अपना जॉइंट वेंचर कोई लॉन्च कर रहे हैं गुड़गांव में, तो कितना सेफ आप समझते हो उसे? गौरव, अभी रिसेंटली ना मैंने वीडियो भी बनाई थी इसमें, क्योंकि मैं देख रही थी सारे प्रोजेक्ट्स ऑलमोस्ट जेवी में आ रहे हैं, क्योंकि एक तो लैंड बहुत स्कैर्स है, बचा ही नहीं है गुड़गांव में, और रेट कितने महंगे हो गए हैं। अब इतने एक्सपेंसिव रेट में वो प्रोक्योर करेंगे तो ऑब्वियसली थोड़ा सा चैलेंजिंग हो जाता है। तो इट हैज़ बिकम लाइक अ रूटीन, एक रेगुलर चीज़ बन गई है जेवी में आना। कुछ प्रोजेक्ट्स को छोड़ के ग्रीनोपोलिस, इवन वी वर टॉकिंग अबाउट इट, ऐसे प्रोजेक्ट्स है तो मतलब कि डिस्प्यूट्स जिसमें क्लैरिटी नहीं होती है, क्लियर डिवीजन नहीं होता है कि प्रॉफिट कैसे शेयर होगा या किस तरीके से फाइनल प्रोडक्ट में शेयरिंग होगी। अदरवाइज जेवी इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। मतलब फॉर पीपल हु आर लिसनिंग, जेवी इज़ बेसिकली जॉइंट वेंचर बिटवीन द लैंडलॉर्ड, जिसके पास लैंड होती है, प्लस द डेवलपर। जो डेवलपर है वो फंड्स लेकर आएगा, कैपिटल जिसको बोलते हैं, अपनी बिल्डिंग एक्सपर्टीज लाएगा, ब्रांडिंग लाएगा और सेलिंग राइट्स लाएगा, ये सब लेकर आएगा, और लैंडलॉर्ड अपनी लैंड की यूटिलाइजेशन ले आएगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई ओन अ लैंड, मुझे नहीं पता होगा उसको कैसे यूज़ करूँ, बट अगर मैं किसी बिल्डर से टाई अप कर लूँगी तो वो मेरे लिए ईजी हो जाएगा। तो ये विन विन सिचुएशन है दोनों के लिए। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? जब दोनों के राइट्स इक्वली डिवाइडेड नहीं होते, जब डॉक्यूमेंटेशन क्लियर नहीं होती कि डिस्प्यूट होगा तो किस तरीके से रिजॉल्व होगा, किसके क्या राइट्स हैं, किसके क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। क्योंकि बिल्डर के पास अल्टीमेटली राइट होना चाहिए टू बिल्ड, टू सेल एंड हैंड ओवर द प्रोजेक्ट। आप लैंडलॉर्ड को ये चीज़ें नहीं दे सकते, बिकॉज दे डू नॉट होल्ड द राइट knowledge or the specification to do that. तो जब तक ये सब चीज़ें sorted है, I don't think so there is any problem with JV, to be honest. नहीं, बट मुझे ऐसा लगता है रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी एक ऐसे थिंग है ना यार, मतलब पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में भाई भाई का नहीं होता प्रॉपर्टी में। आज अगर एक भाई को पता चल जाए ना जिसको 10 गज एक्स्ट्रा मिला है, तो वहाँ लड़ाइयाँ हो जाती हैं कि आपने 10 गज इसको एक्स्ट्रा क्यों दे दिया, वरना हाईवे वाली जमीन इसको क्यों दे दी, मुझे पीछे वाला क्यों दिया। लड़ाई हो जाती है। तो इसलिए ना क्लियर डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत, बट मुझे फिर भी यार पता नहीं, मैं जॉइंट वेंचर में बहुत ही कम है, मतलब शायद 0.5 होंगे जो मैं लोगों को सजेस्ट कर सकता हूँ। मतलब मैं कोशिश करता हूँ यार, पहली बात तो गुड़गांव में बहुत से डेवलपर आ रहे हैं, जॉइंट वेंचर में ना जाओ तो बहुत अच्छा है, और अगर जा रहे हो तो उन 5% में जाओ, 95% में मत जाओ, क्योंकि जो अभी आपने ये 3C वाला कहा, ये ऑरेंज ग्रीनोपोलिस 2011 में लॉन्च हुआ था गाइस, आज 2025 में आप बैठे हो, 14 साल में अभी तक पोजीशन नहीं मिली है, और मुझे लगता है अगले 2 साल भी नहीं मिलने वाली। अरे 2 साल, आप 5 साल भी नहीं मिलने वाली। देयर आर सो मेनी प्रोजेक्ट्स। बट यार लोग फंसे हैं ना, सोचो जिन्होंने यार अपना लाइफ टाइम का अमाउंट लगाया था। 100% इट इज हार्ट एकिंग, एंड बिलीव मी, मुझे लगता है जेवी और नॉन जेवी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, राइट टाइप ऑफ डेवलपर्स। जेवी से ज़्यादा प्रॉब्लम है द राइट बिल्डर्स की। इंटेंट ही इनका ठीक नहीं है, क्योंकि कुछ बिल्डर्स को क्या होता है कि हाँ दे हैव सोल्ड ऑफ, दे हैव गॉट द फंड्स, तो वो मनी लॉन्ड्रिंग करने लग जाते हैं। वो फंड्स को जो कि कंस्ट्रक्शन में यूज होनी चाहिए वो कहीं और यूज करने लग जाते हैं। बट रेरा आने से बहुत चीजें चेंज हुई हैं, रेरा आने के बाद बहुत सारी चीजें चेंज हो गई अब तो यार। एंड द अदर थिंग दैट आई सी गौरव इज कि आजकल ना बिल्डर्स भी बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट हो चुके हैं। उनको पता है कि वो एक प्रोजेक्ट लाके चुप तो नहीं बैठने वाले हैं, उनकी भी पाइपलाइन है, दे हैव टू आल्सो डिलीवर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स। तो अगर वो किसी भी प्रोजेक्ट में गूफ अप करेंगे तो उनके लिए फ्यूचर के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। और आजकल सोशल मीडिया इतना स्ट्रॉन्ग है, जर्नलिज्म इतना स्ट्रॉन्ग है, कुछ भी गलती कोई करता है ना तो सामने आ ही जाता है, 1 मिनट नहीं लगता। एग्जैक्टली, सो इवन दे आर वेरी स्मार्ट एंड कॉशियस। सो लोगों ने एक फोमो बना रखा है मार्केट के अंदर की जो सेक्टर 113 और 111 है वो ज्यादा बूम करेंगे, जो आगे के सेक्टर्स हैं जैसे सेक्टर ग्लोबल सिटी के पास जो आ रहे हैं वो कम ग्रो करेंगे। तो क्या लगता है आपको कौन से सेक्टर अच्छी तरह से ग्रो करेंगे इन फ्यूचर के हिसाब से? अच्छा, अगर हम सिर्फ ये सोल रीजन ले ले 111 113 दिल्ली की बॉर्डर पे 0 किलोमीटर दिल्ली, तो आई थिंक ये बड़ा ही एक गलत एग्जांपल हो जाएगा। बिकॉज देखो, लेट्स आल्सो सी कि हमें हिस्ट्री या पास्ट ट्रेंड्स भी देखने चाहिए। देयर इज़ अ रीज़न कि वी स्टडी हिस्ट्री इवन इन आवर स्कूल्स एंड कॉलेजेस आल्सो, बिकॉज एक लर्निंग लेनी होती है वहाँ से। अगर हम बात करें DLF फेज 3 की, 0 किलोमीटर्स फ्रॉम दिल्ली गुड़गांव के बॉर्डर पे एम्बियंस मॉल है जहाँ पर यू ब्लॉक है। कैन वी से कि फेज 3 जो है वो बेटर है फेज 5 से, या फेज आने वाले फेज 6 से, या
किसी भी डीएलएफ के कोई भी फेजेस ले लो, इवन सुशांत लोग किसी से भी ले लो, मुझे लगता है सबसे कम रेट है वहाँ पर। इनफैक्ट सेंट्रल पार्क, फ्लावर वैली इन सोना, द रेट्स आर समवॉट सिमिलर टू फेज 3, जबकि कितना डिफरेंस है, यू कैन इमेजिन दैट। तो मुझे नहीं लगता कि सेक्टर 111 और 113 को इसी तर्ज पे आप बोल के बेच सकते हो, फोमो क्रिएट कर सकते हो जस्ट बिकॉज इट इज क्लोजर टू दिल्ली, की पता नहीं ओवरनाइट क्या चेंज हो जाएगा। I think global city would have a wider and bigger impact than the proximity to Delhi, which is also an important factor, but could not be the sole factor. What is your favorite sector द्वारका एक्सप्रेस पे? कौन सा आपका सबसे अच्छा सेक्टर आपको लगता है जो ग्रो करेगा? मतलब मैं अगर दीप्ति को बोलूं कि 5 करोड़ लगाने हैं तो वो कौन से प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेगी एक्सप्रेस पे? अच्छा देखो, अगर अभी प्रेजेंट की बात करें तो मैं हैंड्स डाउन इलान में करूंगी। ओके, 5 करोड़ है वो, थोड़ा बजट बाहर अच्छा हो अच्छा, जाता है 5 करोड़, सॉरी आई फॉरगॉट। हर किसी का बजट दीप्ति वाला 10 करोड़ का नहीं होगा। Just I say 5 CR. Otherwise, I would say enter into Elan right now and then, you know, keep multiplying your wealth or take the leverage facility. Okay. Right? और या फिर क्योंकि प्रेजेंट की बात हो रही है, अदरवाइज हैंड्स डाउन आई विल वेट फॉर सेंट्रल पार्क्स न्यू लॉन्च ऑन द्वारका एक्सप्रेसवे, बिकॉज जहां भी वो आता है ना, आई थिंक इट चेंजेस एवरीथिंग। बट यार फिर भी वो प्राइस 5 करोड़ वो भी नहीं लाएगा। तभी मैं कह रही हूं ना कि थोड़ा और ग्रो कर लो, बिकॉज दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ अंडर। 1-2 करोड़ वाला 5 करोड़ तक आ गया, मैं उसे 5 करोड़ तक ले आया, आप कितना ग्रो कराना चाह रहे हो? में ही 5 करोड़ है, कम ऑन यार। इतनी तो मुझे नहीं, मैं ये कह रहा हूं मेरे फेवरेट प्रोजेक्ट के लिए। देखो, जो भी आज की डेट में हमारे पास कस्टमर आता है ना, आपके पास भी आई गेस दिस क्वेश्चन आई शुड पोज टू यू, बिकॉज सिंस यू होल्ड एक्सपर्टीज इन द्वारका एक्सप्रेसवे, इफ गिवन अ चांस 5 करोड़ आपके पास है, आप किस प्रोजेक्ट में लगाओगे? तो जो भी ग्लोबल सिटी आ रही है अराउंड 36 एंड 37 बी में, उसके अराउंड 2-3 किलोमीटर के सर्कल में आपने कोई भी प्रॉपर्टी बाय कर ली, अब वो 4 करोड़ की हो, 5 करोड़ की हो, मुझे लगता है वो आने वाले 2-3 साल में, तो मेरा फेवरेट अगर आप प्रोजेक्ट देखोगे तो मैं आपको मैक्स ऑफर कर सकता हूँ। एक सेकंड इज गंगा रियलिटी, मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगता है जो उनका थॉट ऑफ प्रोसेस है ना बनाने का, जिस तरह से वो काम कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट को लेके, वो सीरियसली वाओ है। No, Max Estate, even I'm a huge fan. And also Ganga Realty, I've recently looked at few of their developments. They're doing really great. टॉलेस्ट टावर, गुड़गांव का 60 फ्लोर का टावर अभी तक किसी के पास नहीं है। वो गंगा रियल्टी एसीसी से बना रहे हैं जो दुबई बेस है। तो वो मतलब सुनने में आज शायद साउंड अजीब लगता है, बट अगर उसकी चीजें 80% भी चली गई या 70% भी चली गई तो जिस प्राइस पे आ जाए तो वो उस प्राइस पे तो नहीं मिलेगा। वो अराउंड मेरे हिसाब से 8 to 10 CR मिनिमम होना चाहिए, जो मेरा थॉट ऑफ वर्सेस एक्सप्लोर कह रहा है मार्केट को देखते हुए, जो मैं गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेसवे की खासतौर पे मार्केट देख रहा हूँ। टोटली। सो व्हाट इज द बेस्ट, हाई राइज या लो राइज? किसकी डिमांड आने वाले 2-3 साल में ज्यादा आपको लगती है? आई थिंक इट इज गोइंग टू बी हाई राइज। अगर एक शब्द में आंसर चाहिए, हाई राइज विज़ लो राइज। बट जो मैंने लेटली देखा भी है ना, लो राइज वो लोग प्रेफर करते हैं जिनको दिल्ली से स्पेशली मूव हो रहे होते हैं, जिनको स्पेस ज़्यादा चाहिए फॉर द सेम साइज़, राइट? कि सेम साइज़ में आपको स्पेस थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है बिल्डर फ्लोर में, प्लस उनको ये लगता है कि थोड़ा सा बेटर हो जाता है लैंड डिवीजन में, कि 4 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा फ्यूचर में, तो थोड़ा ये उनको ईजी लगता है। प्लस जिनकी मैंशन माइंड सेट होता है, बंगलो माइंड सेट होता है ना, उनके लो राइज वो प्रेफर भी करते हैं। किड सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एल्डरली लोग भी थोड़ा उनको ईजी लगता है, हाई राइज से थोड़ा सा उनको वो रहता है, थोड़ा फोबिया रहता है हाइट का। अदरवाइज व्हेन वी टॉक अबाउट कैपिटल एप्रिसिएशन ओनली या ईज ऑफ लिक्विडिटी, कि कितना जल्दी बिकता है, किस में प्राइस एप्रिसिएशन ज्यादा आता है, इट इज ऑलवेज हाई राइज। ऑलवेज हाई राइज। तो वैसे आपने बिल्डर फ्लोर भी बेचे हैं? बिल्कुल बेचे, पहले बेचे हैं आपने डेफिनेटली। तो बिल्डर फ्लोर लेने के बाद जो मैंने फीडबैक लोगों को सुना है, 2-1-3 साल बाद वो कहते हैं नहीं यार चेंज करना है। अब मुझे भी हाई राइज में मुझे लगता है वो रहने के बाद ना लोग फील कर पाते हैं, क्योंकि जो एक एमिनिटीज है ना वो लो राइज में नहीं मिल पाती। अनटिल अनलेस जो न्यू लो राइजेस आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल बिरला के हैं, अडानी के हैं, उन्होंने मार्केट से बहुत अमेजिंगली स्टडी किया है कि अगर वो बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड कंबाइन कर सके, द स्पेस एंड साइज ऑफ अ बिल्डर फ्लोर, एमिनिटीज ऑफ हाई राइज, तो फिर एक वो ब्यूटीफुल मिक्स हो जाता है। बट ऑब्वियसली अगर हम कैपिटल एप्रिसिएशन बात करें तो लो राइज नहीं मैच कर सकता जो हाई राइज पे करेगा। तो दीप्ति मलिक जी बोल रही हैं कि अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और अगर आपको एक अच्छा कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए तो इसका एक राइट वे है हाई राइज। सो यार आजकल जो है ना, मतलब मैंने बहुत देखे हैं कि यार अरे तुम तो छोटे हो, तुम्हें नॉलेज नहीं है, मतलब जो 55 साल 50 साल के हैं, जैसे हमारे पेरेंट्स की एज के भी हैं, उनसे भी बड़े। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि मैं उनकी वैल्यू नहीं कर रहा, डेफिनेटली उनके वर्ड्स की वैल्यू होती है, बट जो शायद आपकी और मेरी एज को जो आजकल यूथ को पता होता है, क्योंकि वो ज्यादातर एक्टिव रहते हैं, तो आप क्या बोलना चाहोगे उनको? वो करते हैं, जैसे मैंने सोशल मीडिया पे कुछ अंकल देखे हैं, पता नहीं कैसी वीडियो डाल देते हैं, ये तो 2 साल, इसको 2 दिन आए हुए हैं रियल एस्टेट में, क्या बताएगा, क्या समझाएगा, तो उनके बारे में आप क्या कहना चाहोगे?
देखो आई मीन जैसे आपने बोला विदाउट एनी डिसरिस्पेक्ट टू आवर एल्डरली, बट मुझे लगता है आजकल जो यंग लोग हैं ना, दे आर वेरी रिसेप्टिव टू व्हाट इज हैपनिंग अराउंड, बड़े क्यूरियस होते हैं। पहले हमारे मतलब कि इफ यू सी ऑल्सो पुरानी जो जनरेशन थी ना, कभी कुछ हमेशा उन्होंने एनकरेज नहीं किया कि क्वेश्चंस और पूछो, बट हमारे अब जो लाइक यंग ब्लड नो, वी आर वेरी क्यूरियस कि ऐसे क्यों होता है, क्या होता है, और हम इसीलिए हम रिसेप्टिव भी बहुत होते हैं, एंड वी एक्सेल ऑल्सो वेरी इजीली। तो आई एम नॉट डिस्काउंटिंग द फैक्ट कि वो हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड है, बट लाइक इन केस इफ आई एम सिटिंग विद समबडी हु हैज़ 15 और 20 और 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट, में उनके साथ रोज 1 घंटा बैठ के वो लर्न कर सकती हूँ जो उन्होंने 30 साल लगाए हैं, राइट? मतलब मैं यहाँ सचिन तेंदुलकर को नहीं बोल रहा कि वो भगवान नहीं है, उसको गॉड बोला जाता है, फॉर अ बट आज रीजन। की डेट में आपने देखा, अभी आपने रिसेंटली सुना हो, कल के मैच में आपका वैभव सूर्यवंशी है, उसने 100 कर दिया 35 होल्स पे। एग्जैक्टली, अपेरेंटली ही इज द टॉक ऑफ द कंट्री। तो यार एज इज जस्ट अ नंबर। एग्जैक्टली, जो भी आप कर रहे हो ना उसमें आपको एक्सेल करना होता है। डू नॉट लिसन टू वट एवर द ओल्डीज आर सेइंग। मतलब कि देखो ऐसा नहीं है कि उनकी जो लाइफ जर्नी है उनसे हमें सीखना चाहिए, बट उनको भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जो फ्रेश ब्लड है ना, जो फ्रेश एनर्जी, यंग एनर्जी, उनके आइडियाज, उनका जो टेक सेवी एग्रेशन अगर हाँ तो उन सब चीज़ों से ना इट हैज़ टू बी अ ब्यूटीफुल मिक्स ऑफ द टू। हमें उनको हमसे न्यू आइडियाज़ लेने चाहिए, हमें उनसे एक्सपीरियंस लेना चाहिए, तभी इट वुड बी अ बेटर जस्टिफाइड वे ऑफ मूविंग अहेड। मतलब मैं पुराने लोगों की अभी भी आदर करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ पूरी, आज भी है और हमेशा रहेगी। हाँ। बट जो आजकल कहीं ना कहीं एक यूथ को पता होता है, जो नॉलेज होती है, जो हम शायद हम जितने लोगों से मिलते हैं शायद वो उतने लोगों से अपने टाइम में नहीं मिलते थे, इसलिए उनको मुझे लगता है उतनी नॉलेज भी नहीं थी, और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया नहीं था उस टाइम। एग्जैक्टली। आजकल एक चीज आप डाल दो सोशल मीडिया पे, 1 घंटे में पूरे वर्ल्ड में वायरल हो जाती है। एग्जैक्टली, जो पहले नहीं होता था। ऑल्सो प्लस वो थोड़ा क्लोज्ड ग्रुप भी रहते थे। अब हम जैसे लोग हैं, हम बहुत ज़्यादा नेटवर्क करना पसंद करते हैं, हमारी कोई इनहिबिशंस नहीं है कि हमें सिर्फ एक सर्टेन कैटेगरी ऑफ लोगों से ही मिलना है। लाइक स्पेशली हमारा काम तो ऐसा है, वी मीट पीपल फ्रॉम डिफरेंट साइकिल्स ऑफ लाइफ, डिफरेंट नेशनैलिटी, स्पेशली NRIs हैं, ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, हम सबसे मिलते रहते हैं। और जितना ज़्यादा हम ओपन होते हैं और बेटर लिसनर होते हैं, क्योंकि हमारा मेन मोटिव ये नहीं है ना कि हमें सिर्फ ज्ञान बांटना है, उनको बस लगता है हमने प्रीच करना है, कि हमें अपना विजडम शेयर करना है, बट दे फॉरगेट दैट लर्निंग कुड बी फ्रॉम बोथ द एंड्स। लाइक मेरी जो नीसेज एंड नेफ्यू है वो मुझे सिखाते होते हैं, बिकॉज देर आर सर्टेन थिंग्स, अगर आई डोंट रिमेंबर मैं क्या बोल रही थी, देयर वाज दिस सम वर्ड आई डोंट नो, आई डिड नॉट प्रोनाउंस इट प्रॉपर्ली, तो वो मुझे बोलते हैं बुई इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स फोनेटिक्स। मैंने कहा ओ सो सॉरी। तो वही ना, यू हैव टू बी रिसेप्टिव। तो आई होप दीप्ति आपको पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, आई गेस हमारी ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा, तो कमेंट और लाइक जरूर कर देना यार। लोग देखते हैं पॉडकास्ट बट पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, लाइक कमेंट भूल जाते हैं। कमेंट्स, बिकॉज आई होप यू मस्ट हैव एंजॉयड एज मच एज आई एंजॉयड बीइंग पार्ट ऑफ इट, बिकॉज ना बहुत डिफरेंट था, इट वाज फन, एंगेजिंग, और ना एक कॉन्वर्सेशन ज़्यादा थी रादर देन कि क्या क्वेश्चन है, क्या आंसर है। प्लस थोड़ा सा मुझे लगता है सिमिलैरिटीज़ बहुत है, द वे यू वर्क एंड द वे आई वर्क, तो वहाँ भी वाइब मैच हो गई थी। एंड आई फील नॉर्थ इंडिया में ना, लाइक जो मैंने भी, आई एम नॉट टू मच इनटू कंटेंट कंजम्पशन, बट बहुत कम पॉडकास्टर्स है जिनका करके मुझे इतना मज़ा आता है। To be honest, like when we talk about the southern side of it, there are few podcasters like Raj Shamani, Nikhil Kamath. मैं आज यहाँ बैठ के manifest कर रही हूँ कि I want to be on their podcast. Definitely you go ahead. Yeah. एक बार एक दिन जरूर आएगा, तुम जाओगे। जरूर आएगा, right? And then if we talk about real estate, तो Mayank is really great, Vishal Bhargav is really great. तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यार ये अपने आप को ना ऐसा स्टैंडर्ड बना लो, like people would want to come to your podcast, and this is one of them that I feel. And मुझे लगता है कि since like I like to talk, I like to have conversations, so maybe I could be the next host of a podcast. You never know. इसलिए ही मैंने नाम दिया ये रियल टॉक, क्योंकि यार जो एक रियल टॉक होती है ना, लोगों को ना आजकल वो मिर्च मसाला नहीं चाहिए, वो ना एक ऑनेस्टी, और खास तौर पे रियल स्टेट में ना मुझे लगता है 90% पता नहीं लोग जस्ट एक फेक कमिटमेंट करके पता नहीं घुमा फिरा के बस बेचने के पीछे भागे रहते हैं। Exactly. इसलिए मेरा ये था कि यार मैं एक सामने वाले को, जो भी मेरे गेस्ट आए उनके साथ एक क्लियर फेस टू फेस टॉक हो, और जो ऑडियंस है खास तौर पे यार, ऑडियंस को ना मतलब ये पता होता है यार एक प्रोजेक्ट आया, ये इन्होंने प्रमोट कर दिया, बट जो लाइफ के उसके इनसाइट्स होते हैं ना वो शेयर नहीं हो पाते। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन एंड अगेन। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट। थैंक यू। सो आई होप गाइज आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा पॉडकास्ट, बहुत इंजॉय करा गेस्ट ने भी, आई थिंक आप भी कर रहे होंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है यार, कैमरा और माइक तो हर किसी के पास होता है, बट जो कैमरे के सामने बोलना होता है वो हर किसी से नहीं बोला जाता, तो उसके लिए मेहनत लगती है। उस मेहनत के लिए एक सब्सक्राइब का बटन जरूर हिट कर देना, क्योंकि जो आने वाले पॉडकास्ट है वो मैं बहुत अमेजिंग करने वाला हूँ, अमेजिंग गेस्ट के साथ। उसको सब्सक्राइब कर लेना कि आपको डेली अपडेट्स मिल जाएं उस पॉडकास्ट की। और
इंस्टाग्राम पे जाके गुड़गांव प्रॉपर्टी सोल्यूशन का पेज फॉलो कर लेना, क्योंकि जो रियल एस्टेट के न्यू लॉन्चेस आते हैं, न्यू ऑफर्स आते हैं, अफोर्डेबल से हो, लग्जरी से हो, वो सारे मैं उस पेज के ऊपर डालता हूं। मिलता हूं एक नए अमेजिंग पॉडकास्ट में आपके साथ, रियल टॉक विद गौरव गुगलानी में बहुत जल्दी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, रब रखा।